वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्ला ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज लाहौर की इंसदाद मनशियात की अदालत के एक जज साहब मसूद अरशद उन्होंने ये कहकर राना सनाउल्लाह की ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो सुनने से इनकार कर दिया कि उन्हें व्हाट्सएप के ज़रिए एक मैसेज भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि अब वो बहैसियत इंसदाद मनशियात के जज के काम नहीं कर सकते। आज कॉज लिस्ट में उनका नाम भी था और वो बैठे भी, उन्होंने इब्तदाई समाअत भी की जिसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह के वकील की दरख्वास्त को सुना, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके जो मौक्किल हैं यानी राना सनाउल्लाह उनको ज़मानत दी जाए, जिस पर उन्होंने जो वकील इस्तगासा हैं यानी ANF के वकील, उनसे कहा कि आप इस पे दलाइल दीजिए। उन्होंने कहा कि जी मैं तो कल ही मुझे अपॉइंट किया गया है, तब्दील हुआ हूँ, नया आया हूँ, तो मुझे कुछ वक्त चाहिए। तो अदालत ने कहा कि हम वक्त नहीं दे सकते, आपके पास 1 घंटा है, आप ले लीजिए। ये कहकर जज साहब अपने चैम्बर में चले गए। 1 घंटे बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए बताया गया है कि मैं ये केस अब नहीं सुन सकता, और उन्होंने कहा कि लिहाजा वो अब इस मुकदमे में किसी भी किस्म की ज़मानत की दरख्वास्त पर ना ही फ़ैसला कर सकते हैं और ना ही ये ट्रायल जारी रख सकते हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस तरह किसी जज ने अदालत में आकर के ये बयान किया कि उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आया, के दौरान तब्दील हो गए, चलती समाअत के दौरान तब्दील हो गए। फिर एक जो है नोटिफिकेशन भी बाज़ार में आ जाता है, मंजर आम पे आ जाता है, जो वजारत क़ानून के एक सेक्शन ऑफिसर हैं, उन्होंने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को लिखा है कि जनाब ये 3 जजेस जो हैं, जिसमें मसूद अरशद साहब जिनको व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज दिया गया, उसके अलावा मुश्ताक इलाही और मोहम्मद नईम अरशद, ये 2 वो जजेस हैं जो शरीफ फैमिली के मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की केसेस की समाअत कर रहे हैं, इनको भी तब्दील कर दिया जाए और नए जो हैं नाम भेजे जाएं ताकि वजारत क़ानून जो है इस पर बात कर सके। अब ये नोटिफिकेशन 26 तारीख का है, तो उसके बाद जो वज़ीर क़ानून हैं फ़रूक नसीम, आज वो नदीम मलिक के साथ बैठे हुए थे हम TV पे, तो उन्होंने कहा कि कल उनकी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है 27 तारीख को। जी 27 तारीख को। अब वो उस पर जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन इशू हो गया 26 को, तो 27 को उनकी मुलाकात के बाद अगर ये फ़ैसला हुआ है तो ये कंसल्टेशन सही नहीं है। हाँ, उन्हें पता होना चाहिए, कॉज लिस्ट में उनका नाम नहीं होना चाहिए, बताया जाना चाहिए। हाँ, बताया जाना चाहिए। और आई एम श्योर उस पर फ़रूक नसीम साहब ने कहा कि पहले हमने 1-2 लेटर लिखे थे जुलाई में भी और जून में भी इन जज साहब को हटाने के बारे में। तो अब जो मैं सुन रहा था, शाह खावर साहब जो कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो वजारत क़ानून का लेटर है, इसकी कानूनी हैसियत सिर्फ इतनी है कि ये एक दरख्वास्त है लाहौर हाई कोर्ट तक की, और कंसल्टेशन उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक लाहौर हाई कोर्ट एक अलग से नोटिफिकेशन जारी ना करे कि इन जजेस को जिनके लिए रिक्वेस्ट की गई है उनको रिपैट्रिएट कर दिया जाए लाहौर हाई कोर्ट, जैसा कि अरशद मलिक साहब के केस में हुआ। तो इस पे अब वुसत साहब के कुछ सवालात भी थे, तो पहले वो सुन लेते हैं। नहीं, मेरे कोई सवालात नहीं है। जाहिर है कि ये जो व्हाट्सएप मैसेज है, मैं यही कह रहा था कि ये डायरेक्ट वजारत क़ानून ने तो जज साहब के फ़ोन नहीं किया होगा, ये लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से ही आया होगा, वो थी बात। अब इसमें जो मुझे एक बारीक काम लग रहा है वो ये है कि ये जज साहब तो चले गए, इनकी जगह फौरी तौर पे भी कोई जज आ सकता है नया, बिल्कुल है। और 6 मैंने सुना ये है कि 6 महीने तक का एक वक्फा होता है, मोहलत होती है जिसमें नया जज अपॉइंट होता है इस तरह की अदालतों का। इस दौरान अगर 6 महीने खींचना है किसी केस को, तो एक ड्यूटी जज होता है जो एक रूटीन की समाज जारी रखता है और वो आगे तारीख पे तारीख नॉर्मली देता रहता है, कोई जज टाइम नहीं। तो अगर मैं वाकई ही किसी इंटेंशन से, फ़र्ज़ करें मैं हुकूमत में हूँ और मेरी कोई ख़ास इंटेंशन है कि जी इस बंदे नू तो ज़रा खिंचना है ना, तो बड़ा ये अच्छा तरीक़ा है कि मुझे जी ये जज नहीं चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि 6 महीने तक की जो मुद्दत है उसमें मुझे नया जज की जल्दी नहीं है कि चाहिए, तो 6 महीने तो मैं इस राणे को साड़ दूंगा, ये तो है। उसके बाद अगला जज आएगा
वो एक आध महीने समाप्त करे और मुझे राना को रखना है, तो मैं कहूँगा भाई साहब ये जज आप वापस ले लें, एक नया जज नहीं, और फिर ये भी हो सकता है वकील भी बदल सकते हैं। तो साल ये निकल गया, तो इस बुनियाद पे तबीयत सेट की जा सकती है जिसकी करनी हो, ठीक ठाक अगर इंटेंशन ये है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि ये काम आराम से भी हो सकता था ना, आपने बिल्कुल दिखाने का देखें मतलब वो तो आराम से तो कभी काम नहीं हुआ यार, मतलब हमारी पूरी तारीख में तो ये मतलब क्योंकि देखिए 26 को वो हुआ, 27 को उनकी मुलाकात हुई, 28 को या 27 की रात को ही जज साहब को इन्फॉर्म कर दिया जाता, वो अदालत नहीं आते और ये बता दिया जाता कि जज साहब को रिपेट्रिएट कर दिया गया है। तो ज़रूरी नहीं था कि वो अदालत में आकर के कहते कि जी मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया। मैं सिर्फ व्हाट्सएप तक ही अपने आप को महदूद रखता हूँ इस पूरी डिस्कशन में। मैं तो कहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है सर, हम हमेशा बात करते हैं ना पेपरलेस एनवायरनमेंट, अब नोटिफिकेशन छापते हैं आप किसी कागज़ पे ही छापते हैं ना, किसी बेचारे दरख्त ने अपनी जान दी होती है उस कागज़ के पीछे, आप लोग नहीं सोचते, इतने इतने प्रिंट आउट लेके बैठ जाते हो यार, मतलब पूरे जंगलात तबाह हो गए हैं, किसी को परवाह नहीं है। तो अगर किसी ने डिजिटली ई जस्टिस या ई नोटिफिकेशन का रिवाज स्टार्ट किया है तो इसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरी बात कि आप जस्टिस कहते हैं ना कि इंसाफ सिर्फ होना काफ़ी नहीं है, इंसाफ को होते हुए दिखना भी चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिस मस्ट नॉट जस्ट बी डन, इट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो क्या हुआ अगर वो सीन लास्ट सीन ऑन व्हाट्सएप वाला डन हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, उसके बाद मैं कसम से खामोश हो जाऊंगा, कि आप कह रहे हैं नोटिफिकेशन कब गई यार, ये टुंग होती है और व्हाट्सएप की भी आ जाती है ना, यू हैव अ न्यू मैसेज, टुंग देखो 3 और मैसेज ये भी नोटिफिकेशन हो गया। तो मैं सिर्फ आप दोनों से इतना कह रहा हूं कि यार ये ना आप ना 21वीं सदी में प्लीज दाखिल पुराने स्टाइल के फ्रेम ऑफ माइंड प्लीज मूव ऑन, द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन यार। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो है, ये एक अच्छी बात है कि अदलिया इनिशिएटिव ले रही है, मसलन मॉडल कोर्ट्स का तजर्बा कामयाब रहा, तो ये भी है, ठीक है। इसी मेरा ख्याल है पिछले चीफ जस्टिस के ज़माने में ही समात अगर इस्लामाबाद में हो रही है तो वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो के ज़रिए मुलजिम और वकील जो हैं वो भी बहस कर रहे हैं, वो तरीक़ा भी अपना लिया गया। अब अगर नोटिफिकेशन व्हाट्सएप के ज़रिए जज के फ़ोन पे लैंड कर रहा है तो इसमें हम जैसे जो पुराने स्टाइल के, खुसूसन मेरे जैसे 3310 इस्तेमाल करने वाले हैं, उनको परेशान होना नहीं चाहिए। मेरा पूरा थैंक यू वेरी मच, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप देखें तरक्की के राह में रुकावट ना बना, ये मैं सिर्फ इतनी बात। अब इसमें ये करना कि जी ये तरीका ठीक नहीं है, ये फलाना नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा है कि जी हमारे ज़माने में तो कागज़ पे जो है कलम से लिखा जाता था, होंड ना हो, लिखाइयाँ रही ना हो, कागज़ रहे, ज़ाहिर है नहीं रहे। शराइत ज़वाबित मुशर्रफ के इसमें भी लागू हो सकता है। कौन से अब ये आप एक जो है ना अलग से एक पपीता निकाल रहे हैं, ये पता नहीं यार, बात हो रही है मतलब यहाँ पे बैंगन की और ये पता नहीं कहाँ। मतलब मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, वैसे क्यों बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम इसलिए नहीं कि आप वैसे ही बात कर रहे हैं। सही बात है, क्या हम क्या पूरे दिन यहाँ पे बैठ के वैसी बातें कर रहे होते हैं। अब जो लॉयर हैं वो राना सनाउल्लाह के, वो तो जाहिर है उन्होंने कहा कि आज तो अदलिया का सियाह तरीन दिन है और ये हो गया, जाहिर है उनके मौके को सियाह तरीन दिन देखेंगे यार, वैसे मतलब ये लिस्ट होनी चाहिए कि कितने सियाह दिन देखे हैं उन्हें पूरे पाकिस्तान में। सही बात, मेरे ख्याल के 365 दिनों में से कितने 360 तो सियाह दिन होते होंगे। अच्छा, लोग बाग इस पे भी वो कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो आगे डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री, आगे कुछ नहीं होगा, आगे वही होगा जो मुसद साहब ने बता दिया है कि एक ड्यूटी जज जो है तरीक देगा और जब तक नया जज नहीं आता तब तक अगर मैं किसी को खींचना चाहता हूं, जज व्हाट्सएप मैसेज नहीं आएगा ना कि 2 टेक्स्ट हो गई एंड हैज बीन रेड, आ भी सकता है, क्या पता कोई एक साहब आए और कुर्सी पे बैठे और कहे मुझे अभी व्हाट्सएप मैसेज मिला कि मैं जज हूं, आज से मैं जज हूं। हाँ ये भी है, ये भी हो सकता है ना, अगले दिन तुम यहाँ बैठे हो, तीसरा चौथा बंदा आ जाए कहे कि सर आज से मैं एंकर हूं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और क्या, हाँ, खींचने के 1000 कानूनी तरीके हैं और अगर ना खींचना हो तो अदालत छुट्टी के दिन भी बैठ सकती है, ये अभी माजी करीब में हो चुका है। यस सर, बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है कि क्या केस है। हाँ, अब ये जो कुछ भी हुआ है, अगर आपका एतराज़ वाकई ठीक है कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि जो हायर कोर्ट है, इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब, उनके भी इल्म में होगा कि ये क्या हो रहा है, तो वही कोई इस बारे में कोई बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन अगर जारी हो जाएगा तो काफ़ी चीज़ें वो हो जाएंगी खुद ब खुद। तो लेकिन ये कि आप एक रास्ता बंद करेंगे, दूसरा कानूनी रास्ता निकल रहा है। सर कानून की मतलब कानून, ब्यूटी ऑफ कानून मुमकिन। अच्छा, इस पे मुझे समझ नहीं आई, वो जो हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हैं शहबाज गिल साहब, उन्हें ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं कि जनाब
कसम ले लो। वैसे आप यहाँ पे रुक जाए ना कि मुझे समझ नहीं आ रही शहबाज गिल साहब, तो वो जुमला आपका मुकम्मल है। हाँ, बहरहाल मुकम्मल अपनी तौर पे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये वजारत कानून ने कतई ये नोटिफिकेशन किसी ने कहा है कि वजारत कानून, पता नहीं, यही व्हाट्सएप आई होगी। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर पढ़ लिया होगा ना यार, क्या हो गया, जान लोगे भाई ये। सही बात है। एनीवे जज साहब ने शायद ये भी फरमाया है कि सर मतलब मेरे पीछे मेरा अगर इदारा मुझे लगता है कि जो नहीं, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जनाब मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ और मैं आज़ादी से ही फ़ैसला करता, तो इस चीज़ का गलत मतलब ना लिए। अगर मेरा इदारा मेरे पीछे होता तो पीछे ही थे, लेकिन इतने पीछे थे कि नज़र नहीं आ रहे थे। नहीं, उनका इदारा उन्हीं के पीछे है और उनके इदारे के पीछे भी कोई इदारा हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो अच्छा, एक और मैं मुंतज़िर हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हुकूमत के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है 2 मेंबर्स के ओथ के बारे में, उसका भी हुकूमत अनकरीब कोई दिलचस्प और यूनिक और अनहोना कानूनी हल निकालने वाली है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वाया व्हाट्सएप। चलिए एक ब्रेक लेनी है क्योंकि हमें भी 2-4 व्हाट्सएप मैसेज करने होते हैं, आपको पता है, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आज BBC उर्दू की वेबसाइट पे मैं तरहब असगर हैं कोई, उनकी स्टोरी पढ़ रहा था, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि भारत से जो कश्मीर का जब से मामला गर्म हुआ है, भारत से तिजारत मुअत्तल हो गई है पाकिस्तान की, तो जो शोबे मुतासर होंगे उनमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी शामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग निस्फ रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया से आता है इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, इस मुमकिना बहरान से निमटने के लिए ये जो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, इसका एक वफ्द ऑलरेडी वफाकी वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, उनसे मिल चुका है। एसोसिएशन के साबिक़ चेयरमैन हैं अमजद अली जावा, उनको कोट किया गया है कि लगभग 820 केमिकल्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करता है। इसमें से 62 मुकम्मल तौर पे और 64 केमिकल जुज़वी तौर पे इंडिया से आते हैं, और इनमें 23 केमिकल्स ऐसे हैं जो जान बचाने वाली अद्वियात यानी लाइफ सेविंग ड्रग्स में इस्तेमाल होते हैं, यानी दिल के अमराज, ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर, TB और कैंसर के अद्वियात की तैयारी में। जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मौजूदा चेयरमैन हैं जाहिद सईद, उनका कहना है कि अब मुतबादिल ये है कि दूसरे ममालिक से जो ख़ाम माल है उसको मंगवाने के लिए कम से कम 6 महीने दरकार हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो दवासाज कंपनियां हैं उनके पास 45 से लेके 50 दिन का जो रॉ मटेरियल स्टॉक मौजूद है, तो हमारे पास थोड़ी सी एक विंडो है कि इसमें हम कुछ कर सकें। तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जो साबिक़ चेयरमैन हैं अमजद अली जावा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जावा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो नई सूरत हाल पैदा हुई है ट्रेड एम्बार्गो की वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, इसको वे आउट क्या है, इस बहरान से कैसे निपटा जाए, आपके जहन में कुछ हैं आप लोगों के? जी सर, मैं इस विषय में कहूँगा कि इन जो इंडिया से रॉ मटेरियल आ रहे हैं उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो चाइना भी बना रहा है जी, लेकिन दे आर नॉट इकोनॉमिकली कॉम्पिटिटिव, उनकी कीमत ज़्यादा है, इसलिए वो हम प्रेफर करते हैं उधर अपना इंडिया से मंगवाने में। लेकिन अगर वो महंगा रॉ मटेरियल आएगा तो फिर हमारे लिए गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा कीमत पे बेचना मुश्किल हो जाएगा, रादर इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट को या तो कोई वे आउट ढूंढना होगा कि प्राइस कैसे कवर करनी है, और सेकेंडली अगर हमारे पास कोई और चॉइस नहीं रहता जो कि निस्बतन कम है, तो फिर हमें गवर्नमेंट को इससे में कोई रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी कि बजाय इसके कि कोई लाइफ सेविंग ड्रग शॉर्टेज हो जाए। ये और यही एक मौका है गवर्नमेंट को रिमाइंड कराने का कि पाकिस्तान में जो बेसिक रॉ मटेरियल इंडस्ट्री है इसके फ़रोग के लिए कोशिश करें, और इस सिलसिले में हम
बहुत कुछ गवर्नमेंट से कह भी चुके हैं और भी सजेशन देने के लिए तैयार हैं कि ये बड़ी इग्नोर्ड है। 90% से ज़्यादा रॉ मटेरियल पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बाहर से इंपोर्ट करती है और 90% से ज़्यादा दवाइयाँ फिनिश ड्रग हम खुद बना रहे हैं। इतना फर्क है हमारी दोनों इंडस्ट्रीज में। तो ये एक लम्हा फिक्री है हमारे लिए कि व्हाई डोंट वी डू समथिंग अबाउट इट और बेसिक इंडस्ट्री को पाकिस्तान में फरोग दें। अच्छा जावेद साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एक लम्हा फिक्रिया है, लेकिन ये जो भारत वाला जो सिलसिला है शायद पहली दफ़ा नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि मैं भी एक पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जो चेयरपर्सन है शायद डॉक्टर कैसर वहीद साहब, उनका एक बयान पढ़ा था इसी साल का मार्च में, जब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात वो बालाकोट और वगैरह इसके बाद पुलवामा के बाद ख़राब हुए थे, तो शायद इंडिया ने भी फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर एक आर्जी पाबंदी लगाई थी। तो इशारे तो काफी टाइम से आ रहे हैं ना, और जिस तरह के पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं, ड्यूटी भी बेतहाशा बढ़ा दी, ये भी बढ़ा दी थी। तो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा कि यार आगे जाते हुए, क्योंकि एक फॉरवर्ड प्लानिंग भी एक चीज होती है ना, कि अगर एक मसला आ रहा है इस सप्लाई से हमें शायद महरूम हो जाए तो कोई और मुतबादिल सोचे। तो अभी तक इस पर कोई सोचा है किसी ने या नहीं? सर एक्चुअली हमारे पास, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊं कि क्यों हम इसमें नहीं गए, ज्यादा नहीं गए, क्योंकि इसका ऑल दी रॉ मटेरियल रादर ऑल दी केमिकल की जो माँ है ना, जो बेस है, वो कहलाता है नेफ्था क्रैकर। इट इज अ वेरी वेरी हैवी इन्वेस्टमेंट, नेफ्था क्रैकर। और जहाँ पे क्रूड ऑयल निकलता है वो फिर प्रोसेस होता है नेफ्था क्रैकर में, उससे जो आगे केमिकल्स बनते हैं ना, वो बेस होते हैं रॉ मटेरियल के रॉ मटेरियल पे। और ये जो रॉ मटेरियल हमारे पास नेफ्था क्रैकर है, बेसिक जो इसकी चीज है, पूरे मुल्क में एक नेफ्था क्रैकर भी नहीं है। बहुत दफा गवर्नमेंट को लिखा गया, बट पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो वो ऐसे काम करते हैं जो लोगों को होते हुए नजर आए। ये चाइना में बहुत से हैं, इंडिया में हैं, लेकिन हम महरूम हैं और हमें कम से कम 2-3 की जरूरत है। अगर हमने अपने आप को बेसिक इंडस्ट्री में इंडिपेंडेंट करना है, डिपेंडेंस से निकलना है, तो हमें सबसे पहले नेफ्था क्रैकर लगाना पड़ेगा, विच इज नॉट लेस देन $2 बिलियन। तो जावेद साहब, आपकी जो बात हुई अभी आपके वफ्द की वफाकी वज़ीर सेहत से, उसमें भी जाहिर है ये सारे मसाइल जो आप बता रहे हैं वो मौजूए गुफ्तगू तो आए होंगे, तो उनकी तरफ से कोई ऐसा इशारा मिला कि वो कुछ इस बारे में सोच रहे हैं, या कोई मुतबादिल ज़रिया उन्होंने आपसे वादा किया है कि वो देखेंगे? जी, हमारे चेयरमैन जाहिद सईद साहब आपको उसमें ज़्यादा रोशनी डालेंगे। इतना मुझे पता है कि गवर्नमेंट ने हमें किया, उस मीटिंग में रज़ाक दाऊद साहब भी मौजूद थे और उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि कैबिनेट को इस पे राजी करें कि इम्पोर्ट इसी तरह बंद ना हो। दैट इज दी ऑल्टरनेट वी आर थिंकिंग। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है वो अपनी जगह पे है। जब भी हमारे तलकात खराब होंगे और पास्ट में भी, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए होते रहे हैं ना, तो पुलवामा वगैरह में तो इतना असर नहीं आया, बट नाउ इट सीम्स टू बी अ लॉन्ग जर्नी। बिल्कुल। अच्छा अमजद अली साहब, आपने फरमाया कि अगर चीन से आप रॉ मटेरियल मंगवाएं तो जाहिर है वो निस्बतन महंगा पड़ता है, और आपके वफ्द ने शायद कोई हुकूमत से सब्सिडी भी मांगी है अगर वो चीन से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें। तो आपके ख्याल में इंडिया और चीन की जो प्राइसेस हैं उनमें कितना डिफरेंस है? सर आई वुड से देखिए, हमें क्वालिटी पहले चेक करनी है, उसके बाद प्राइस देखनी होती है। ठीक है, क्वालिटी कॉम्पिटिटिव है, वो नहीं हम कहते, क्योंकि अभी भी मैं समझता हूँ मोर देन 50% हम चाइना से मंगा रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो FDA अप्रूव प्लांट्स हैं, कोशिश होती है उन्हीं से मंगवाएं, क्योंकि वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। लेकिन बात ये है कि जो चाइना का जब ऑल्टरनेट सोर्स ढूंढेंगे तो उसमें टाइम लगता है। हम उनको विजिट करते हैं, उनको सोर्स को अप्रूव करते हैं, और हर कंपनी नॉर्मली 3 सोर्स जरूर रखती है
अगर एक के पास अवेलेबल ना हो तो दूसरे से ले लें, दूसरे से ना हो तो तीसरे से, क्योंकि दवाई पे आप कोई रिलैक्सेशन तो दे नहीं सकते। तो ये बड़ा जरूरी है, उसमें टाइम लगेगा। ये सिर्फ ये नहीं है कि आज इधर की बजाय उधर चले गए, इट इज नॉट सम कैंडी और समथिंग। इसमें क्वालिटी का बड़ा मैटर होता है, हमें उसको खुद भी विजिट करना होता है ताकि हम आंखों से उनका प्लांट भी देखें। चलिए जावेद साहब, बहुत शुक्रिया और खासी मालूमात दी, आपने खासी मालूमात दी। एक ब्रेक ले लेते हैं और न्यूज़ अपडेट्स के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कल आपको याद होगा कि मुस्तफ़ा कमाल और जो वसीम अख्तर हैं कराची के मेयर और पाक सरजमीन पार्टी के कायद, उनके दरमियान जो पंजा छक्का छींचा लेदर वगैरह चल रही थी, सारे के सारे चैनल जो है उस गुफ्तगू को करने में और उसके मुख्तलिफ मीनिंग्स निकालने में लथपथ थे। हम भी ज़ाहिर है उसमें शामिल थे। और मसला ये था, हम आपको याद होगा हमने बताया होगा कि कराची में लगभग 15,000 टन रोज़ाना कचरा प्रोड्यूस होता है, उसमें से 70% जो है वो लैंडफिल साइट्स पे ठिकाने लगा दिया जाता है और 30% जो है वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है जहां वो पैदा होता है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई तरीक़ा है कि हमारे जो शहर हैं वो सारे का सारा कचरा उससे नजात हासिल कर लें, यानी ज़ीरो वेस्ट जो है ये पॉसिबल है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा तरक्की याफ्ता दुनिया की और दो मिसालें दूंगा तरक्की पजीर दुनिया की। ये जो ज़ीरो वेस्ट की तहरीक है ये 90 की दहाई में शुरू हुई थी। इससे मुराद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कचरा रिसाइकिल किया जाए और जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है, यानी जो हमारा गीला कचरा होता है, उसको कुछ इस तरह ट्रीट किया जाए कि वो खाद में तब्दील हो जाए और फिर वो हमारे दोबारा काम आ जाए। तरक्की याफ्ता दुनिया की एक मिसाल है मेरे सामने सैन फ्रांसिस्को की। वहाँ 2002 में ज़ीरो वेस्ट स्ट्रेटेजी को अपनाने की कोशिश की गई और टारगेट रखा गया कि 2020 यानी अब जो साल आने वाला है तब तक 0% कचरा लैंडफिल साइट्स को भेजा जाएगा और सारा का सारा रिसाइकल हो जाएगा। इसके लिए ज़ाहिर है मकामी हुकूमत को कुछ सख्त क़वानीन ना सिर्फ बनाने पड़े बल्कि उन पर अमल दरामद भी करना पड़ा, जैसे प्लास्टिक बैग्स की तैयारी और इस्तेमाल पे मुकम्मल सख्त पाबंदी और कंपोस्टिंग यानी खाद बनाना जो है गीले कचरे से, उस अमल को लाजमी करार दिया गया। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से थे? होटल्स, जायदाद के मालिकान और तामीराती शोबे, उनको इस बड़े मंसूबे में शामिल किया गया और फिर एक मकामी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाई गई जिसका नाम है रिकोलॉजी। उसको कचरा जमा करने का काम सौंपा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले तकरीबन 15 साल में सैन फ्रांसिस्को में पैदा होने वाला इस वक्त 80 से 90% के दरमियान जो कचरा प्रोड्यूस होता है रोज़ाना, वो रिसाइकल हो रहा है, किसी लैंडफिल साइट में नहीं जा रहा है या उसकी कंपोस्टिंग हो रही है। अगले बरस वो चाहते हैं कि 100% कचरा रिसाइकल हो जाए, लेकिन इसकी राह में कुछ विफाकी कवानीन जो हैं वो आड़े आ रहे हैं। हो सकता है वो कवानीन उनकी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील हो जाएँ और हो सकता है कि 2020 से मामला आगे बढ़ जाए, लेकिन ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल है तरक्की याफ्ता दुनिया की। तरक्की पजीर दुनिया में जनूबी अमेरिका में अर्जेंटीना है, उसका दारुल हुकूमत है ब्यूनस आयर्स। वहाँ भी 2020 तक ज़ीरो वेस्ट का टारगेट मुकर्रर किया गया 2005 में, मगर वहाँ मुश्किल ये थी कि कचरा उठाने का जो काम है वो प्राइवेट कंपनियां करती हैं और प्राइवेट कंपनियों के अपने मफादात होते हैं, तो उनकी तरफ से एक मज़ाहमत आई कि जी हम तो, हमारा धंधा जो है वो चौपट हो जाएगा, हम तो लैंडफिल साइट्स पे सीधा सीधा कचरा पहुंचाते हैं, आप हमसे पैसे देते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक वहाँ एक नया फिनोमेना शुरू हुआ जिसका नाम था कार्टोनेरोज़। कार्टोनेरोज़ वो होते हैं जो रात को कचरा उठाने वाले नौजवान होते हैं, जैसे हमारे यहाँ अफ़गान बच्चे वगैरह जो हैं वो हैं। उनकी तादाद लगभग 5000 से ज़ायद है ब्यूनस आयर्स में। उन्होंने क्या किया कि अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। सही। उसने जो कचरा था उसमें से जो रिसाइकल होने वाला कचरा है वो अलग किया। सही है।
और बाकी कचरा रहना ताकि वो प्राइवेट कंपनियां उठा के ले जाएं। जो रिसाइकल कचरा था उन्होंने गोदाम लिए, उन गोदाम्स में उन्होंने उनको सॉर्ट आउट किया, उनकी किस्मबंदी की कि जिसको जिस तरह की नौइयत के कचरे की जरूरत है वो उनसे खरीद ले। तो अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ना सिर्फ दारुल हुकूमत की सफाई कर रही है बल्कि इनकम भी कमा रही है। ये एक मॉडल है। इसको कहते हैं सस्टेनेबल, ये है सस्टेनेबल मॉडल जो यहाँ पे भी जा सकता है। अच्छा, ये अब हम अगर अपने बरसगीर में देखें तो मैं मिसाल दूंगा केरल की, जो इंडिया की रियासत है। एक तो वहाँ इसलिए मशहूर है कि 100% खानदगी है, लिटरेसी रेट केरल का बड़ा मशहूर है। वहाँ एक शहर है अलपाई, उसमें की आबादी है 40,000। उनकी जो लोकल बल्दिया थी उसने क्या किया कि ये जो जितने भी कुनबे वहाँ रहते थे उनको बायोगैस प्लांट्स छोटे, उन्हें कहा गया कि आप अपने घर पे लगाएं, फिक्स्ड भी हैं और पोर्टेबल भी हैं। अच्छा, उसके लिए 25 रुपए देगा घर वाला, 75 रुपए देगी हुकूमत, यानी 75% सब्सिडी पे उन्होंने कहा कि आप जो हैं ये जो बायोगैस प्लांट्स हमने छोटे वाले हैं ये बनाएं, अपना कचरा उसी में डालें और उसके ज़रिए खाद बनाएं और हमें बेचें। अच्छा, जो लोग ये करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो बल्दिया क्या करती है कि उनसे वो जो गीला घरेलू किचन वाला कचरा है वो ख़रीद के जो कम्युनिटी टैंक्स हैं उनमें बड़े पैमाने पे खाद बनाई जाती है। तो ये तजर्बा वहाँ कामयाब हुआ है। केरल का एक बड़ा मशहूर शहर है मैसूर, आपने टीपू सुल्तान की वजह से आपको मालूम होगा। मैसूर की शहर की आबादी है इस वक्त 9 लाख। अच्छा, वहाँ के शहरियों को जो बल्दिया थी उसने ट्रेनिंग दी। अच्छा, चूँकि खानदगी का तनासुब 100% है इसलिए ट्रेनिंग वहाँ कामयाब हो गई, आसान हो गई। शहरियों को तरबियत दी गई कि गीले और खुश कचरे को कैसे अलहदा करना है और इसके लिए मुख्तलिफ रंगों के कंटेनर कैसे इस्तेमाल करने हैं। फिर इस कचरे को आगे जाके बल्दिया 24 कैटेगरीज में तकसीम करती है, वही ब्यूनस आयर्स वाला मॉडल है। अच्छा, धाते और प्लास्टिक और बाकी जो चीज़ें हैं जो काबिल फ़रोख्त हो सकती हैं वो बेच दी जाती हैं और बाकी मवाद बल्दिया खुद रिसाइकिल करती है। स्टेक होल्डर्स कौन थे? सिविल सोसाइटी, कारोबारी तबका और बल्दिया, सब एक पेज पे हैं। वहाँ कचरे पे भी एक पेज पे हो जाते हैं। तो उसकी वजह से मैसूर जो है वो एक मॉडल बन गया है और ये मॉडल इंडिया के बाकी शहर जो हैं वो रिपीट करने की सोच रहे हैं या कुछ ने काम शुरू कर दिया और इस वक्त मैसूर जो है वो चमक रहा है। यार काश हमारी पार्टियां एक दूसरे पे कचरा फेंक कर 2 मिनट रुक जाए तो फिर शायद वो भी इस इशू पर असल कचरे की तरफ भी देखें हो जाए। चलिए इस पर अभी मजीद बात भी करते हैं, लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़ाहिर वापस आएंगे। जी वेलकम बैक। क्योंकि कचरे को काबू करने की बात हो रही है तो थोड़ी सी रिसाइकलिंग की बात करते हैं। एक बड़े एक मज़ेदार वीडियो मैंने देखा था अल जज़ीरा पे और ये है तुर्की के शहर इस्तांबुल का वीडियो कि लोगों को आप कैसे इनकरेज करें कि वो रिसाइकल करें। तो ये एक बस टिकट, ये सबवे की टिकट की मशीन है जिसके अंदर आप पैसे नहीं डालते, आप प्लास्टिक की बोतलें डालते हैं तो वो आपको टिकट के पैसे की तरफ वो काउंट हो जाता है। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है और ये चल रहा है, लेकिन जाहिर है कि दुनिया भर में रिसाइकलिंग इज पिकिंग अप और कहीं तो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है कि बकायदा कचरे को इंपोर्ट करना पड़ता है। अब शायद ये सुन के हैरान हो कि कचरे को, और इसलिए नहीं कि सर पैसे मिल जाएंगे, सर बढ़ जाएंगे। हाँ नहीं, देखें वेस्टर्न वर्ल्ड यूजुअली थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज को अपना कचरा भेजता है कि यार हमारे पास जगह नहीं है, तुम ये पैसे ले लो, तुम तो वैसे ही कचरे में रह रहे हो। यहाँ पर स्वीडन की मैं बात कर रहा हूँ, 99% जो कचरा है वो रिसाइकल होता है। अब जो 1% बचा वो उनके कोई काम नहीं आता, तो वो कचरा क्यों इंपोर्ट करते हैं? ठीक है, 2 बिलियन टन दुनिया भर हर साल कचरा बनता है और वो लैंडफिल्स में जाता है। अच्छा, ये सिर्फ कचरा नहीं वहाँ पे ज़ाया हो रहा है, ये बिजली ज़ाया हो रही है। तो स्वीडन क्या करते हैं, आपको पता है बहुत सर्दी होती है वहाँ पर, तो वो उनकी जो हीटिंग है वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से बनती है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। जो फ्यूल है मतलब कचरा वो जलाया जाता है, जो उससे जो गर्मी निकलती है उससे पानी बॉयल होता है, उससे टरबाइन फैन चलता है, उससे बिजली बनती है। बिजली से आपने जो इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं।
इतना सक्सेसफुल उनका प्लान है कि उनको मतलब दूसरे ममालिक के पास जाना होता है कि भाई कोई कचरा है तो दे दे, ठीक है ना, हमें मतलब घरों को गर्म रखना होता है। पाकिस्तान में भी एक मिनट जी, ये बता दूं कि ये 20 लाख टन कचरा वो इस्तेमाल करते हैं स्वीडिश, लेकिन चूंकि प्लांट तो आप नहीं रोक सकते ना, हाँ। उसके बाद उन्हें 8 लाख टन मजीद कचरा इंपोर्ट करना पड़ता है। हम साहब हमारे से भाईजान अगर आपके पास हो तो यार ये कचरा हमें दे दो, हम कर लेंगे। अच्छा, ये जो स्ट्रेटजी ये 70s से शुरू हुई है वहाँ, तब जाके लोग आहिस्ता आहिस्ता इसके आदी हुए हैं कि और उनका जो एटीट्यूड है आवाम का बदला है, तो इतना टाइम लगता है सर। और कैरेट भी चाहिए और स्टिक भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में भी आपको मतलब सही है 70 से तो नहीं स्टार्ट किया हमने, लेकिन पिछले साल जुलाई में पहला लाइसेंस नेपरा ने जारी किया था वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का। 22 महीने में वो तैयार होना है और ये लाहौर और लाहौर के मुज़ाफ़ात में, और कहा जा रहा है ऑन पेपर कि अगर ये सारी चीज़ें बन गई, ये पूरा प्रोजेक्ट बन गया, तो 2000 टन रोज़ाना से इसमें से बिजली बनाई जाएगी। अच्छा, अब अगर हम अपने मोहल्ले में देखें यानी अपने खित्ते में, तो लोकल हमारा लीडर कौन है इन वेस्ट टू एनर्जी? जाहिर है चीन है, ठीक है। चीन में अच्छा दुनिया भर में अभी मेरे ख्याल कोई 2500 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, और चीन क्योंकि वो मतलब हल्का काम करने का शौक नहीं है हमारे भाइयों को, वो कहते हैं कि यार दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हमने बनाना है, और वो शेंजन में बन रहा है। 1 मील का प्लांट सर, 1 मील का प्लांट है, दिन में 5000 की कैपेसिटी है। 5000 टन 5000 टन 5000 टन कितने मेगावाट? वो मुझे नहीं अभी नहीं पता सर, चलेगा तो मैं पूछ लूंगा सीपेक वाले भाइयों से। लेकिन चीन की हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि अब वहां पर तो एक ऐसा निज़ाम आ गया है कि आपकी जो डस्टबिन है ना वो भी आपको पहचानती है। ज़रा ये एक वीडियो है, ज़रा आगे चला के हम दिखाएं कि जो डस्टबिन वहाँ पर हैं वो भी आपकी वीडियो लेती हैं, और अगर आपको पहचान लिया ना तो फिर ही वो डस्टबिन खुलेगी। हाँ, अच्छा, इसमें भी ना वही कैरेट और स्टिक वाली बात आ जाती है कि सर अगर आप मतलब अच्छे शहरी हो, हाँ, और आप प्लास्टिक की जगह में प्लास्टिक डाल रहे हो, शीशे की जगह में शीशे डाल रहे हो, तो फिर आपको क्रेडिट्स भी मिलते हैं। क्रेडिट्स आपको क्या मिलेंगे कि सर आपको मतलब चलो टिश्यू पेपर का डब्बा के क्रेडिट मिल जाएंगे, आप वो खरीद लें, अंडे खरीद लें वगैरह वगैरह। और जाहिर है कि अगर आप गलत बात करेंगे तो फिर उसके बाद आपका नामो निशान नहीं होगा इस दुनिया में। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब ये अनफॉर्चुनेटली अब मैं ये हरगिज़ नहीं कहने वाला इससे पहले कि आप ये सोचें कि यार पाकिस्तान में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है ये भी एक बड़ी एक फ़नी भी है और सैड स्टोरी भी है कि सी व्यू जो कराची का मशहूर ज़माना समंदर है, वहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये एक इनोवेटिव किस्म की डस्टबिन लगाई। अच्छा, मसला क्या था कि डस्टबिन तो पहले भी थी लेकिन बड़ी छोटी थी, दूर दूर थी, लोग इस्तेमाल नहीं करते। लोगों ने प्लानर्स ने सोचा कि यार लोगों को कैसे हम इनकरेज करें कि वो कचरा इस्तेमाल करें। अच्छा, डिज़ाइन भी चेक करें, समुंदर है, मछली है, मुँह खुला हुआ है, मुँह के अंदर आप अच्छा और जाली की है ताकि अगर पानी भी आए तो निकल जाए, कोई मसला नहीं, निकल जाएगा। अच्छा, जब ये मैंने पहली दफ़ा सोशल मीडिया पे तस्वीर देखी मैं तो बड़ा खुश था। मैंने कहा यार ये गेम होती है। अच्छा, पर कुछ जले हुए लोग कहने लगे सर ये 2 हफ्ते नहीं चलेगा। तो मैंने कहा नहीं, तुम देख लेना यार। तो मुझे क्या पता था कि हमारे पाकिस्तानी लियोनार्डो डिकैप्रियो भी आ जाएंगे। जरा लियोनार्डो डिकैप्रियो दिखाएं हमारे पाकिस्तानी भाई, उन्होंने क्या किया ये देखें सर। ये मतलब जैक बना हुआ है सामने, किंग ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, और लेकिन ये नहीं डूबा, लेकिन ये जैक तो डूब गया था बेचारा। हालांकि उस तख्ती पर मेरा ख्याल है कि उसके लिए काफी जगह थी टाइटैनिक फिल्म। तो ये कचरे के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ? कचरे के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ सर। लोग अंदर खड़े हो गए, सेल्फियां लेने लग गए, कचरा बाहर पड़ा हुआ था। और फिर बदकिस्मती से फिर वही हुआ जो होना था। और ये आप देख लें कि प्रोजेक्ट कहाँ खत्म हुआ है, ट्रक में लोड करके हमारे मछली को ले जा रहे हैं जहाँ पर फिशरीज, जब इसके सर्वर कटेगा या जो भी बनेगा। तो मतलब बहुत अच्छा है यार, मतलब अगर ये अर्जेंटीना वाला मॉडल चल जाए। लेकिन फिर मतलब आप लियोनार्डो डिकैप्रियो का क्या करें? मैं तो ख्याल है चीन से बजाय इसके उन्हें क्या है कि सफाई उन्हें कहते हैं कि यार स्वीडन ने इंपोर्ट कर रहा है तो भाई आप भी ले जाओ हमारा कचरा। यही नहीं, मैं तो कहता हूँ स्वीडन को भी हम अपना कचरा इंपोर्ट। अच्छा, अगर ये ट्रक में ये मछली वाला डस्टबिन ना उठाते तो ये कहीं ना कहीं कट रहा हो, कट के इस वक्त जो है इसकी सरिये ये तो अभी खत्म हो गया होता है। ये जाल वाल बन के वो नहीं, मतलब अक्सर सीव्यू पे आप देखते हैं ना कि कोई वेल मछली आके मर के आ जाती है, तो बेचारे के साथ भी यही होना था। उसमें वेल मछली के ऊपर भी लोग मतलब मरी हुई के ऊपर सेल्फियां ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ये भी। और मज़े की बात ये कि जितना साफ होता है ये डस्टबिन हमारे यहाँ,
और इर्द गिर्द जो पड़ा होता है। हाँ, मतलब इसके तो नंबर नहीं, देना देखिए बॉस, इसकी इसीलिए पाकिस्तानी कभी बास्केटबॉल में कामयाब नहीं है। हाँ, हमेशा बास्केट से बाहर ही फेंकते। हम बॉलिंग करते हैं ना सर, हम यूं नहीं करते, हम बॉलिंग करते हैं हमारा आउट हो जाए, इतनी जोर से कराओ कि उड़ जाए, कि उड़ जाए। हम स्टंप्स के एम कर रहे होते हैं ना सर, हम स्टंप के ऊपर नहीं एम कर रहे होते। एक थोड़ी सी एक पॉजिटिव रिसेंटली मैंने एक अखबार में एक चीज़ देखी थी, और ये मेरा ख्याल है कि शायद पंजाब हुकूमत की यानी ये डीसी इस्लामाबाद के जो ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, उनकी टाइमलाइन पर मैंने देखी थी कि एक टेंडर फ्लोट किया गया है। आपको याद होगा कि अक्सर हमने बात की जब प्लास्टिक वेस्ट पर हम बात करते हैं कि एक ये भी सिस्टम है कि आप प्लास्टिक से रोड्स बनाएं, यू नो, तार के साथ मिक्स करके। तो उसका एक बाकायदा टेंडर फ्लोट हुआ है कि यार अगर आप ऐसा कर सकते हैं या आपकी कोई कंपनी है जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ अप्रोच। इंडिया में तो कचरा इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और भी जगहों में हो रहा है, और काफ़ी कामयाब प्रोजेक्ट रहा है। मेरे ख्याल कोई 2.5 साल हो गए हैं ये बात करते करते, लेकिन अच्छी बात है कि कोई मेरे का मायना सुने, किसी और की सुन ले, लेकिन कर ले, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी सोल्यूशन होनी है ना यार, वो व्हाट्सएप पे ही होनी है। चलिए, लेकिन ये है कि अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा यार। हाँ, कराची से तो बाहर नोटिफिकेशन हो आ रहा है जाएगी जो यार। कुछ हो रहा है। हाँ, कराची से बाहर हो रहा है जो कुछ हो रहा है, कराची में नहीं हो रहा है। सर बस छोड़ दें सर, अब आप प्रोग्राम खत्म कर ही दें। हाँ कर ही दें। अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।